इलाकों में, कई ज़िलों में एक तो रेगिस्तान भी है, वहाँ पे रेत बालू उसके टीले हैं, तो बच्चियों के मारने के तरीके थे। अब अगर कोख में वो आ गई, अब डॉक्टर और पहले तो दाई पैदा करती थी, और ये होगा कि माँ की जान को खतरा है, अबॉर्शन नहीं हो सकता, तो फिर कैसे कैसे उन बच्चियों को पैदा होते ही मारा जाता था। किसी के मुंह पे तकिया रख देते थे वजनी, ताकि वो सांस ना ले। अब एक बच्ची अभी पैदा हुई है, 24 घंटे नहीं हुई, अब उसके मुंह पर अगर अपने आधा 1 किलो का तकिया रख दिया और वो मासूम उस तकिए को अपने नन्हे और नाजुक हाथों से हटा भी नहीं सकती, दम घुट जाएगा। कुछ क्या करते थे कि नाक में बच्चे के रेत डाल देते थे ताकि वो सांस ना ले सके, सांस नाक के ज़रिए न पहुंच सके, वो मर जाती थी। कुछ बचपन में ही अफीम के घोल मिलाकर पिला देती थी चम्मच से, उससे बच्चियों की मौत हो जाती थी। कुछ को कहा जाता था दाई को, क्योंकि तब डॉक्टर, क्लिनिक, अस्पताल बहुत कम लोग जाते थे, कि दाई को ये हुक्म होता था कि अगर ये बच्ची पैदा हुई, बेटी हुई, तो कोख से निकालते ही मार देना। तो दाई को ये काम सौंपा जाता था मारने का, और मजबूरन दाई को अपने हाथों से उस नई नई जन्मी बच्ची को मारना होता था, और इन बच्चियों को ले जाकर फिर कहीं टीले पे और कहीं और दफना देते थे, और सबको यही बताते थे बच्ची मुर्दा पैदा हुई। तो मैं कई ऐसे टीलों का मैंने दौरा किया, और वहाँ के कुछ लोग जो बाद में जागरूक हुए, कुछ NGOs जो ले गए, उन्होंने दिखाया था कि एक एक टीले को उन्होंने बताया था कि ये टीले दर्जनों बच्चियों की एक तरह से कब्रगाह है। रोंगटे खड़े हो गए थे उनकी कहानियाँ सुनकर। ऐसे कई माँ बाप से भी मिला। अब आपने बच्ची होने के चक्कर में बच्ची को मार तो दिया, लेकिन कई बार कई ऐसी चीज़ होती है जो जब करते हैं उसका आगे चलकर कहीं ना कहीं सीधे तौर पे नहीं तो दूसरे शक्ल में, जुर्म की शक्ल में वो सारी चीज़ें आपके सामने आती हैं। अब जब आपने बच्चियों को मारा तो बैलेंस बिगड़ा। अब बेटा तो पैदा कर रहे हैं आप खुशी खुशी, बच्चियों को मारते जा रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि कौन इसे पालेगा, कौन पढ़ाएगा लिखाएगा, फिर ये बोझ है, दहेज का इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो अब लड़का और लड़की का रेशो कम होने लगा, क्योंकि बच्चियां मरने लगी, मारी जाने लगी, बेटे पैदा होने लगे। तो उसका अंजाम ये हुआ कि बहुत से राजस्थान में ऐसे इलाके आ गए जहाँ शादी के लिए लड़कियां ही नहीं मिलती। कई गांव तो ऐसे हैं जो कुंवारों का गांव है, सारे बुढ़े हो गए। ये भी उस कहानी का पार्ट था। मतलब 55, 60, 65 साल की उम्र हो गई, एक अदद लड़की नहीं मिली। लड़की मिले कहाँ से, गाँव में है ही नहीं लड़की। 2010-11 का जो सेंसेक्स था उसमें यह था कि हर 1000 मेल पर सिर्फ 900 फीमेल थी। मतलब 1000 मर्द हैं तो सिर्फ 900 महिलाएं। तो कायदे से अगर इसको ऐसे देखें तो मतलब शादी करने के लिए अगर 1000 मर्द हैं और उनको शादी की उम्र हो गई है तो 1000 औरतें भी होनी चाहिए, लड़कियां होनी चाहिए, लेकिन है 900। तो इसका मतलब है कि 900 हैं तो 900 ही की शादी होगी, तो 100 जो है उसको कुंवारा रहना पड़ेगा। अब उन जगहों पे ऐसा भी कल्चर नहीं है कि आप राजस्थान के किसी ज़िले में हैं, आप बाहर निकलिए, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जाकर शादी करके किसी लड़की से आ जाइए। न इतने पैसे, न इतनी रईसी, न इतने साधन। तो इस वजह से बहुत सारे लोग कुंवारे ही, तो कुंवारों के बहुत सारे गाँव की भी तादाद बढ़ गई। हालांकि बाद में ये धीरे धीरे कम हुआ। जो लास्ट फिर आया था उसमें था कि 1000 पे 900 था, अब करीब 960 है, लेकिन अब भी कम है। अब भी 1000 अगर मेल हैं तो 960 फीमेल है, यानी 40 को अब भी कुंवारा रहना पड़ेगा। ये मैं आज की तारीख की बात कर रहा हूँ। तो जब रेशो कम होगा, सिस्टम हिलेगा और लड़के लड़कियों की तादाद कम होगी, तो फिर शादी में दुश्वारी आएगी, जो पहले सोचा नहीं गया। इसी चीज़ ने कई जुर्म को जन्म दिया। आज की कहानी करीब करीब उसकी जड़ में यही चीज़ें हैं। शायद अगर लड़के और लड़कियों की तादाद जो है वो एक होती तो ये कत्ल ना होता जिसकी मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी जोधपुर की है, राजस्थान की, जोधपुर के एक ज़िले की, और ये बात है 6 मई 2016 की, 6 मई 2016। जोधपुर ज़िले में एक परिवार रहता था। उस परिवार का एक लाडला होनहार लड़का था जिसका नाम रोहित था। कुछ वक्त पहले ही रोहित की शादी हुई थी, लेकिन 6 मई 2016 की रात अचानक रोहित अपने हाथ की कलाई की नस काट लेता है और खुदकुशी कर लेता है। शादी को कुछ वक्त हुआ था, बीवी को बर्दाश्त नहीं होता कि इतनी जल्दी वो विधवा हो गई। चीख पुकार मच जाता है, रो रो कर वो बेहोश होने लगती है। अब नेचुरल डेथ तो थी नहीं, सुसाइड था। तो घर वाले पुलिस को खबर करते हैं। जोधपुर की पुलिस रोहित के घर पहुंचती है, सीन ऑफ क्राइम की फोटोग्राफी करती है, हर एक से पूछताछ करती है। पता चला उसकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ था नहीं कि वो खुदकुशी करे। खुश था, बल्कि उसकी अभी हाल में शादी हुई, शादी के बाद वो और भी खुश था अपनी नई नई दुल्हन को पाकर। तो कोई ऐसी वजह नहीं थी कि वो खुदकुशी करता। न पैसों की तंगी थी, न कोई उसकी बुरी आदत थी, न बीवी के साथ झगड़ा था, गृहस्थी अच्छी चल रही थी, माँ बाप भी अच्छे थे। तो पुलिस को भी लगा कि कोई रीज़न नहीं नज़र आ रहा सुसाइड का, कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला घर से। अब पुलिस ने सीन ऑफ क्राइम को बड़ी बारीकी से जांचना शुरू किया, उसका एक एक से पूछताछ शुरू की। तो पहली विटनेस थी रोहित की बीवी सीमा, जिसकी शादी हुई थी। रोहित की बीवी सीमा ने बताया कि 6 मई की उस रात करीब 9 बजे रोहित कमरे में आया। दोनों कमरे में थे, सोने की तैयारी कर रहे थे। उसने कहा थोड़ी देर के बाद मेरी आंख लग गई।
आंख लगने के बाद फिर बीच में आंख खुली, अचानक आंख खुली तो मैंने देखा कि रोहित का एक हाथ बेड के नीचे है और कुछ गीली गीली सी चीज़ है, बत्ती बंद थी। उसने कहा कि मैंने रोहित को आवाज़ दी, जब उसने आवाज़ पे कुछ रिएक्ट नहीं किया तो मैंने बत्ती जलाई। बत्ती जलाते ही वो चीख पड़ी। उसने कहा कि हाथ से खून बह रहा था और नीचे काफ़ी खून गिर गया था। मैंने काफ़ी हिलाया रोहित को, लेकिन वो बेसुध था, शायद बेहोश हो गया। उसके बाद वो चीखती हुई बाहर निकली, सास ससुर को खबर किया, वो लोग आए। सास ससुर ने भी यही कहानी सुनाई कि सीमा की चीख की आवाज़ पर हम लोग आए, उसका कमरे में आए तो रोहित बेड पे था, एक हाथ उसका बेड के बाहर था, खून बह रहा था। अब ये सारी चीज़ें पुलिस ने नोट की। फिर क्राइम सीन की सारी तस्वीरों को दोबारा बारीकी से देखना शुरू किया और इस पूरी पूछताछ के बाद 2 ऐसी चीज़ें आई जिसने पुलिस को चौंकाया और पुलिस को लगा कि ये मामला खुदकुशी का नहीं हो सकता। पहली चीज़ ये थी, जो रोहित के घर वालों ने बताया, कि रोहित राइट हैंडर था। वो अपने सारे काम दाहिने हाथ से करता था, खाना भी खाता था, लिखता भी था, लेकिन नस उसने दाहिने हाथ की ही काटी। अब ये बड़ा अजीब होता। आमतौर पर आदमी जो इस तरह की हरकत करता है, तो अगर मान लीजिए उसको ब्लेड से या किसी चीज़ से काटना है, तो वो कंफर्ट जोन में जो होता है, जब वो अपने उसी हाथ का इस्तेमाल करता है जिस हाथ का वो बचपन से इस्तेमाल करता हुआ आया हो। तो रोहित लेफ्टी था नहीं, राइट हैंड का था, पर नस राइट हैंड का ही कटा हुआ था, कटना लेफ्ट चाहिए था। तो अब लेफ्ट हैंड से काटना पुलिस को समझ में नहीं आया और वो पॉसिबल नहीं लगा, क्योंकि उसके लिए आसान था राइट हैंड का यूज़ करके लेफ्ट हैंड की नस को काटना। दूसरा, जब तस्वीरों को गौर से देखा गया तो पुलिस ने ये पाया, जो शुरुआत में उनका ध्यान जाना चाहिए था उधर, कि रोहित के कमरे में और रोहित के हाथ के जो खून थे, ब्लड, वो लगभग जमे हुए थे। अब अगर कोई ताज़ा हाथ काटता है और खून रिसता है, बहता है, तो खून का रंग भी अलग होता है, लाल होता है, गहरा। लेकिन अगर उसको गिरे हुए काफ़ी वक्त हो जाए, करीब घंटा भर निकल जाए, मान लीजिए सपोज घंटा भर, 45 मिनट के ऊपर, तो एक तो खून का रंग बदलने लगता है, वो लाल से काला होने लगता है। दूसरा, खून जमना लगता है, जम जाता है, वो थक्का बन जाता है खून का। तो जब इन 2 चीज़ों को पुलिस ने ध्यान दिया, एक तो राइट हैंड, दूसरा खून का जमना, तो इसका मतलब है कि जिस वक्त वो चीखी, और उसने कहा था कि सोने के कुछ वक्त के बाद ही, मतलब आधा घंटा भी नहीं हुआ था, तो पुलिस को शक हुआ। उसने कहा कि इस खून के जमने से यह एहसास होता है कि कत्ल कम से कम 2 घंटे पहले हुआ है, और रोहित ने राइट हैंड का इस्तेमाल नहीं करके लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल किया। ये बात एक्सपर्ट्स भी मानने को तैयार नहीं थे कि आमतौर पर ऐसे तकलीफदेह सुसाइड और मौत के लिए कोई इस तरह का काम नहीं करता, वो ईजी वे में चुनता है। अब उस कमरे के अंदर जहाँ पे रोहित की लाश मिली, जो सारी तफ्तीश उसमें 2 ही चीज़ थी। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था, बाहर से था नहीं, क्योंकि खुद सीमा ने दरवाज़ा खोला था चीखते हुए जब वो निकली। तो तीसरे कोई किसी शख्स की मौजूदगी नहीं थी कमरे में। अब पुलिस को लगा कि ये सीधा सीधी एक कत्ल का केस, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार हो रहा था। 3 दिन के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई पुलिस को। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस के शक को यकीन में बदल दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि रोहित की मौत खून के ज़्यादा बहने से नहीं हुई, बल्कि रोहित की मौत दम घुटने से हुई है। अब यहाँ नस कटी हुई है, खून काफ़ी बह गया है, लेकिन मौत दम घुटने यानी गला घोटने से, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही है। और गले पे कुछ ऐसे मार्क भी थे, निशान भी थे। तो इसका मतलब है कि पहले गला घोंटा गया और फिर यकीन कर लेने के लिए कि मर गया है, उसके नस काटे गए। अब यह मामला कत्ल का था, पुलिस सीमा से पूछताछ करनी थी। लेकिन यहाँ घर का माहौल ये कि रोहित की मौत के बाद से ही सीमा बेतहाशा रो रही, बीच बीच में बेहोश हो जाए। मायके और ससुराल वालों को लगे कि एक ऐसी लड़की जिसकी अभी शादी हुई है, विधवा हो गई, उसके ऊपर गम का पहाड़ टूट पड़ा है। तो पुलिस भी बहुत संवेदनशील होती है ऐसी चीज़ों को देखकर। पुलिस ने कहा चलो शक तो है, लेकिन पुख्ता सबूत अब तक कोई नहीं है, और ऐसे में एक जो बार बार बेहोश हो रही है, रो रही है, इसको उठाकर पूछताछ करते हैं और इसको कुछ हो गया तो सारा ब्लेम पुलिस पे आएगा। पुलिस ने कहा कि इंतज़ार करते हैं। पुलिस सीमा के नॉर्मल होने का इंतज़ार करने लगी, तब तक अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाती रही। तब तक वो सीमा और सीमा से की ज़िंदगी से जुड़ी हुई कहानियों को टटोलने लगी। पुलिस ने इस दौरान सीमा की पूरी ज़िंदगी की कुंडली खंगाली और सीमा के नॉर्मल होने का इंतज़ार करने लगी। सीमा नॉर्मल हुई, उसके बाद पुलिस टीम आती है, उससे पूछताछ करती है, वो वही कहानी सुनाती है। इसके बाद किसी बहाने से पुलिस के कुछ सबूत और ये दिखाने उसे पुलिस स्टेशन ले जाती है, इस बात का ख्याल रखते हुए कि अभी तक कोई सबूत है नहीं, तो किसी को ये ना लगे कि सीमा को पुलिस ने उसी के पति के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया और कल को कातिल कोई और निकले तो पुलिस की भारी बेइज्जती। अब पुलिस सीमा से पूछताछ करती है। उसके बाद उसे सारे फॉरेंसिक एविडेंस, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कमरे के अंदर कुंडी का बंद होना, अंदर का दरवाज़ा जो है अंदर की तरफ से बंद होना, ये सारी चीज़ें बताती है। सीमा लगातार मना करती है। फिर पुलिस उसे एक कहानी सुनाती है उसकी पुरानी ज़िंदगी की।
और जैसे ही वो कहानी सुनाती है, सीमा पहली बार टूट जाती है और फिर पूरी कहानी सुना देती है। सीमा ने जो कहानी सुनाई वो यूँ थी, सीमा एक खूबसूरत लड़की थी और ये उसकी दूसरी शादी थी। उसकी पहली शादी हुई थी घर वालों की मर्ज़ी से और उसने भी अपनी मर्ज़ी से की, लेकिन वो शादी ज़्यादा दिन तक चली नहीं। उसे लगा कि जिस लड़के से शादी हुई उसके घर वाले और वो सब बहुत पाबंदियों में रखते हैं और वो खुली ज़िंदगी जीना चाहती थी, जहाँ कोई बंदिश ना हो, जहाँ कोई रोक टोक ना हो। तो ये सारी चीज़ों ने धीरे धीरे उसके अंदर एक तरह का गुस्सा भर दिया और उसे लगा कि ये पूरी ज़िंदगी नहीं इस चार दीवारी के अंदर जी सकती है। और अपने घर वालों पर दबाव बनाकर उसने अपने पहले पति से अलग होने का फ़ैसला किया और कोर्ट में डिवोर्स के लिए फाइल कर दिया केस। लड़के को भी लगा कि जब बीवी ही नहीं रहना चाहती तो क्या करें, तो आखिरकार म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ज़रिए सीमा की उस पहले पति से डिवोर्स हो गया। अब सीमा अपने घर में आज़ाद अपनी ज़िंदगी जीने लगी। इस दौरान में सीमा के पड़ोस में एक लड़का रहता था, उससे उसका इश्क था। अब वो पहले पति से डिवोर्स हो गया, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। मायके अगर रह रही थी, उस लड़के से मिलना जुलना आसान हो गया, जब चाहती मुलाकात होती, दोनों करीब रहते। लेकिन अब लड़की के घर वालों के लिए तो बेटी, हमारे यही कहते हैं कि जब उम्र हो जाए तो उसकी शादी करें, वरना फिर वो बड़ा बोझ समझते हैं। इन सोच को भी अब बदलने की ज़रूरत है। हालांकि तो घर वालों की ये थी कि अब इस उम्र में, इतनी जवान उम्र में एक तो तलाक ले लिया है, अब पूरी ज़िंदगी कैसे रहेगी, माँ बाप कल को इस दुनिया में ना हो तो कम से कम बेटी का घर तो आबाद हो। उन्होंने उसके लिए दूसरा लड़का ढूंढना शुरू किया। हालांकि सीमा इसके खिलाफ थी, लेकिन उन्होंने उसके समझाया बुझाया और लड़के की तलाश में रहे। इधर पैरेलल उसी दौरान में जोधपुर के एक दूसरे घर की एक कहानी चल रही है। 27 साल का एक लड़का रोहित, अपने घर का लाडला, अच्छे खासे परिवार से, ठीक ठाक पैसा। अब परिवार वाले रोहित के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, लड़की कोई मिल नहीं रही है। जैसा मैंने शुरू में आपको कहा, जब 1000 और 900 का ही रेशो होगा तो फिर कहाँ से होगा। तो शायद वो उन 100 वालों में की लिस्ट में था रोहित कि 1000 में और उधर 900, तो 900 लड़कियाँ तो मिल गई, जो बाकी 100 बचे उनके लिए लड़कियाँ ही नहीं हैं। तो उन 100 में रोहित भी आ गया एक तरह से। अब घर वाले ढूंढ ढूंढ कर लड़की हार गए। अच्छा, राजस्थान में ये चीज़ें कई हर जगह पे मौके को भुनाने वाले लोग भी होते हैं। ये बात हर एक को पता है राजस्थान में कि यहाँ शादी के लिए लड़कियाँ कुछ इलाकों में, कुछ ज़िलों में बड़ी मुश्किल से मिलती हैं ही नहीं। तो अगर एक लड़की है तो वहाँ पे 10 दावेदार हो, शायद उससे भी ज़्यादा, क्योंकि उनकी लॉटरी लग गई, लड़की मिलेगी नहीं। और तो अब रोहित के घर वाले परेशान। इधर कुछ लोगों ने मौका का ढूंढ करके शादी कराना अच्छा खासा धंधा है, और अगर लड़की किसी ऐसे ज़रूरतमंद लड़कों को मिला दो जोड़ी तो काफ़ी पैसे देते हैं। बल्कि कई तो हैं कि इसके लिए पैसे लेते हैं। इसको दूसरी तरह से कहें तो जहाँ बाकी जगहों पर लड़कियाँ दहेज देती हैं, यहाँ लड़के दहेज देते हैं कि एक अदर लड़की मिल जाए। तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी दुकान खोल रखी थी शादी कराने की। उन्हीं में से एक दलाल, उसे पता चला कि रोहित के घर वाले बड़ी बेताबी से एक लड़की ढूंढ रहे हैं अपने बेटे के लिए। कई लड़कियों को ये जानता था। ये रोहित के घर पहुंचा और उसने बताया कि उसकी नज़र में एक लड़की है और करीब 1.5 या 2 लाख रुपए उसने कहा कि इस शादी को फिक्स कराने के लिए उसकी फ़ीस है। घर वालों को एक अदद बहू चाहिए थे, रोहित को एक अदद बीवी चाहिए थी। लड़की मिल नहीं रही थी, खुद तलाश कर चुके थे, थक गए थे। उन्होंने कहा चलो कम से कम इसी बहाने लड़की मिल जाए, पैसे की कोई बात नहीं। उन्होंने उस दलाल को पैसे दिए। उस दलाल ने सीमा की तस्वीर दिखाई। सीमा खूबसूरत थी। रोहित और उसके घर वालों को पहली नज़र में पसंद आ गई। बात सीमा के घर वालों को बताई गई। सीमा के घर वालों ने भी कहा कि रोहित अच्छा लड़का है। उन्होंने लेकिन ये भी नहीं छुपाया कि हमारी बेटी कुंवारी है। उन्होंने कहा कि इसकी एक शादी हो चुकी और तलाक हो चुका है। बट रोहित के घर वाले शरीफ लोग थे। उन्होंने कहा कि हमें इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हम शादी के लिए तैयार हैं। और आखिरकार दोनों परिवार की रजामंदी के बाद 29 मार्च 2016, 29 मार्च 2016 को रोहित और सीमा की शादी बड़ी धूमधाम से हो जाती है। रोहित भी खुश था बीवी को पाकर, रोहित के घर वाले भी खुश थे अपनी बहू को पाकर। इतनी मन्नतों के बाद उन्हें एक अदद लड़की मिली बहू की शक्ल में। लेकिन सीमा खुश नहीं थी। लेकिन फिर भी वो कह रही थी कि चलो कुछ वक्त तो यहाँ निभा लेंगे, आगे का बाद में सोचेंगे। लेकिन एक ये जो दलाल लोग जो पैसे लेके शादी कराते हैं और जो पैसे दे के शादी होती है, उसमें कई सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। क्योंकि कई ऐसे केस हुए हैं राजस्थान में कि पैसे लेके शादी कराई और अगले दिन लड़की मायके जाने के नाम पर फुर हो गई। अब यहाँ दूल्हा और दूल्हा के घर वाले इंतजार कर रहे हैं कि बीवी और बहू आए, वहाँ पता चला वो तो धंधा था। तो ऐसे करके फिर किसी अगले हफ्ते किसी और से शादी करा दी, अगले दिन वो फिर बहू फुर हो गई। और फिर अकेले नहीं होती थी, बल्कि जेवर घर के सारे सामान पे हाथ साफ करके निकलती थी। तो ये बात मीडिया अखबारों में खूब आती है, तो ऐसे गैंग के बारे में भी लोग जानते हैं। तो इसी के बाद ये तय हुआ कि जब भी ऐसे पैसे देके अगर किसी लड़की से शादी कराई जाएगी तो उसमें एक शर्त होगी कि शादी के बाद वो लड़की अगले 12 महीने तक, 1 साल तक अपने मायके नहीं जाएगी। आमतौर पर हमारे यहाँ रिवाज ये है कि शादी के बाद 1 या 2 या 3 दिन के बाद लड़कियाँ ससुराल चली जाती हैं। लेकिन राजस्थान के कुछ इलाकों में है कि अगर ये शादी आपस में एक दूसरे को जानते हैं और हो गई तब तो ये रूल उनके ऊपर नहीं है। लेकिन अगर पैसे देके शादी कराई है लड़कों ने और लड़के की तरफ से,
तो फिर ये शर्त है कि लड़की 12 महीने तक अपने मायके नहीं जाएगी। लेकिन अब वो भी इंसानियत रखते हैं कि लड़की तो नहीं जाएगी, लेकिन मायके वाले लड़की के घर वाले ससुराल आ सकते हैं और अपनी बेटी के, और वो वहाँ रह सकते हैं, मिल सकते हैं, लेकिन लड़की नहीं जाएगी इस डर से कि भाग ना जाए। तो जब ये वाला कानून, ये रूल उनका लोकल पता चला सीमा को, तब वो परेशान हो गई। उसे लगा कि अब 1 साल तक मैं मायके नहीं जाऊँगी। उससे इसका कोई मतलब नहीं था कि मेरे बाप यहाँ मिलने आएंगे। उसे मिलना था अपने प्रेमी से, और उसका प्रेमी उसके घर के पास रहता था। उसे लगा था कि वो मायके जाएगी तो उससे मुलाकात होगी, लेकिन यहाँ बंदिश, 12 महीने तक वो ससुराल जा नहीं सकती। तो अपने प्रेमी से कैसे मिले, इस चीज़ ने उसे बड़ा बेचैन किया। इस हद तक बेचैन किया कि एक बार उसने अपने पति से कहा कि ठीक है, मैं ससुराल नहीं जा सकती, मेरे कज़न और बाकी लोग तो आ सकते हैं। माँ बाप तो आ ही चुके थे, देखकर बेटी को खुशहाल चले गए। तो उसने कहा कि मेरे मामा का बेटा है, वो भी आना चाहता है। घर वालों को लगा, रहे क्या बात है, साले साहब में बुला लो। मामा के बेटे के नाम पर उसने अपने प्रेमी को अपने घर बुला लिया। बाकायदा घर में उसकी खातिरदारी हुई, क्योंकि लड़की के घर वालों की तरफ से आया था, भाई था। वहाँ रहा, सोया। लेकिन जैसे ही वो आया, उससे मिली सीमा, उसका प्यार और ज़्यादा जाग गया। उसने कहा कि अब यहाँ नहीं रह सकते। और जबकि शादी को अभी, जैसे बताया, मार्च में शादी हुई थी, महीना भर गुजरा था, अप्रैल निकल गया, और 6 मई 2016 की वो रात थी। सीमा ने अपने आशिक से कहा कि देखो, मैं यहाँ घुट घुट कर जी नहीं सकती, तुमसे मिलना है, और अब एक बार डिवोर्स हो चुका है, दोबारा डिवोर्स लेके भी कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर मैं अपने पति को ही रास्ते से हटा दूँ तो फिर आज़ाद हैं, और घर वाले भी फिर तीसरी शादी करेंगे नहीं, पैसे भी मिल जाएंगे विधवा होने के नाम पर। तो उसके प्रेमी को भी ये बात जत गई। तो उसने कहा, कत्ल कैसे होगा? उसने कहा, उसका आइडिया है मेरे पास। सीरियल बहुत देखती थी सीमा, खासकर क्राइम शोज़। एक शोज़ में उसने देखा कि एक पति पत्नी एक खेल खेल रहे हैं, और ये रियल में कई जगह हो चुका है। एक गुजरात की कहानी मैंने आपको सुनाई है। तो उसी खेल को उसने कत्ल की शक्ल देने का फैसला किया। 6 मई की रात जब रोहित कमरे में आया करीब 9 बजे, सीमा बड़े अच्छे मूड में थी, सच संवर कर बैठी थी। उसके बाद उसने कहा, और मैं शादी को अभी 1.5 महीने भी नहीं हुए थे, उसने कहा, आज हम दोनों एक खेल खेलते हैं। और रोहित खुश था वैसे ही अपनी बीवी को पाकर। उसने कहा, आप जो कहो। उसने कहा, आपके हाथ पैर बांधूंगी। उसने कहा, खुशी खुशी बांधो। पहले से रस्सी वस्सी रखी हुई थी। उसने हाथ और पैर दोनों रोहित के बांध दिए। फिर कहती है कि मैं आपका गला घोंट दूँ। वो फिर हंसता है और मुस्कुरा कर कहता है, गला भी घोंट दो। क्योंकि रोहित अभी तक इसे खेल समझ रहा था, एक मजाक। उसे नहीं मालूम था कि सीमा के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। इसके बाद सीमा उसके ऊपर बैठती है और अपनी ताकत लगाकर उसके गले को घोंटती है। रोहित को दर्द होता है, बीच में बोलता भी, अरे तुम तो सचमुच दबा रही हो। लेकिन इसके बाद फिर कुछ नहीं बोल पाता है। इसके बाद वो दोनों हाथों से जितनी ताकत से दबा सकती थी दबाती है। कुछ पल में ही रोहित की सांसें उखड़ जाती हैं, दम घुट जाता है, उसकी मौत हो जाती है। लेकिन उसे इतने पे यकीन नहीं था। उसे लगा कि क्या पता बेहोश हो गया हो। ये भी उसने सीरियल से देखा कि कई बार बेहोश और मुर्दा एक ही जैसा दिखता है। उसी कमरे से फिर एक ब्लेड उठाती है और अपने हाथों से रोहित के दाहिने हाथ पे ब्लेड का कट मारती है। बट कट इतना डीप मारती है कि हड्डी तक दिखने लगता है। सुसाइड करने वाला आमतौर पर सिर्फ नस काटता है, उसने बहुत डीपली मारा। और यहाँ पे मारने के लिए एक गलती भी वो कर गई। उसने रोहित के दाहिने हाथ के नस काटे। कायदे से उसको बाएं के काटने चाहिए थे, क्योंकि वो राइट ही था। ये करने के बाद वो उसका खून बहता रहता है और वो वहीं बैठी देखती रहती है। उसके खून का कतरा जब तक जिस्म से निकलता रहता है, वो कमरे के अंदर है, देख रही है, उसके कोई असर नहीं पड़ रहा है। और करीब करीब जब 2 घंटा हो जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि अब इतना खून बह चुका है कि अब इसके बचने की गुंजाइश नहीं है, तब वो फिर तैयार होती है, खड़ी होती है, और अचानक चीखना और चिल्लाना और रोना शुरू करती है और दरवाज़ा खोलती है। फिर ससुराल वाले अंदर आते हैं और इस तरह उसे ये कहती है कि सुसाइड कर लिया। लेकिन 2 चीज़ें, एक गलत हाथ से गलत हाथ का काटना, गला घोटना उससे पहले जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ गया, खून का जम जाना क्योंकि उसको कहानी गलत सुनाना, और उसकी पुरानी कुंडली, पड़ोस का प्रेमी का मामा का बेटा बनकर घर आना, इन सारी चीज़ों ने सीमा को और सीमा की कहानी को खोल कर रख दिया। उसने ये सारी कहानी फिर पुलिस के सामने हूबहू बयान किया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। अपने पति के कत्ल के इल्ज़ाम में फ़िलहाल वो जेल में है और अभी इसका फैसला फाइनल आना बाकी है। तो जो शुरू में मैंने कहा था कि जब बच्चियों को मारते हैं तो उसका इस केस से क्या लेना देना, मैंने कहा कई बार जाने अनजाने जुड़ता है मामला, तो है। अगर बच्चियों को ना मारते, लड़कियों की तादाद ठीक ठाक होती, लड़कियों को और लड़कों को शादी के लिए लड़कियां इधर उधर ढूंढनी नहीं पड़ती, दलालों के पास ना जाना पड़ता, दहेज देकर खुद लड़कों को, मतलब दलालों को पैसे देकर शादी ना करनी पड़ती, तो शायद रोहित के घर वाले सीमा तक कभी पहुंचते ही नहीं। अगर लड़कियों की बहुत याद होती, लड़के और लड़कियों का रेशो बराबर होता, तो उन्हें इतनी मशक्क़त नहीं करनी पड़ती। उन्हें आसानी से लड़की मिल जाती है अपने गाँव में, अपनी बिरादरी में, अपने जान पहचान वालों में।
लेकिन हम लोगों ने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी, बच्चियों को बोझ समझा, लड़कियों को अभिशाप माना और उनको कोख से जन्म देते ही अलग अलग तरीक़ों से मार दिया। वो बच्चियाँ जो उस उम्र में शायद ज़ुबान भी क्या बोल भी नहीं पाए, दुनिया में जिन्होंने कदम रखा और कदम रखते ही ऐसी दुनिया जिन्हें देखने को मिले, मुझे लगता है कई बार वो भी सोचते होंगे कि हटाओ, इस दुनिया में रह के करना क्या है, जहाँ के लोग इतने संगदिल और इतने बुरे हों। तो अगर ऐसा ना होता, बच्चियों को न मारा जाता, तो शायद रोहित जिंदा होता। तो ये थी कहानी। इस वीडियो के माध्यम से समाज में घट रही घटनाओं से लोगों को जागरूक करने की कार्य कर रहे हैं हम। इस वीडियो के उद्देश्य किसी को आहत पहुंचाना नहीं है। इस वीडियो की पूरा क्रेडिट हम ताहिर खान सर जी को जाते हैं। तो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब ठीक हो। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कैसे बेटियों को मार के क्राइम किया गया। पहले की चीज़ें आप जाके बेटियों को भी भुगतना पड़ रहे हैं। बेटा बेटी दोनों समान होते हैं, एक दूसरे के परिपूरक होते हैं। आज के दौर में बेटा बेटियां दोनों समान हैं। बेटियां भी आज बाहर जाते हैं और घर भी संभालते हैं। बेटियां हमारे घर की लक्ष्मी होती है, उनके हमेशा हमें इज्जत करना चाहिए। और आपके आसपास ऐसे क्राइम हो तो आप लोगों को ज़रूर आवाज़ उठाना चाहिए इन सब चीज़ों के खिलाफ। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।